आज हम इस वीडियो में वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में क्या मूलभूत अंतर है इनके बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, ये टॉपिक मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्राय मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यताओं में क्या मुख्य अंतर थे। इस वीडियो में हम लगभग उन सभी पक्षों को कवर करने की कोशिश करेंगे जो दोनों सभ्यताओं के बीच विद्यमान हैं, जिनके आधार पर इन सभ्यताओं में स्पष्ट अंतर किया जा सकता है। पहला हम अंतर लेंगे विकास की अवस्था के आधार पर अंतर। वैदिक सभ्यता को यदि हम देखें तो विकास के नज़रिए से देखने पर ये ग्रामीण सभ्यता महसूस होती है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के जो नगर हैं, उनकी बसावट है, सड़क व्यवस्था है, उनकी ड्रेनेज सिस्टम है, उनके आधार पर ये स्पष्ट अनुमान लगता है कि यह एक अर्बन बेस्ड सिविलाइजेशन थी जिसमें नगर के सभी लक्षण मौजूद थे। तो इस प्रकार हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। द्वितीय अंतर हम देखते हैं अर्थव्यवस्था की स्थिति के आधार पर कि अर्थव्यवस्था में कौन सी चीज़ को प्रमुखता दी गई थी। यदि हम वैदिक सभ्यता का अध्ययन करते हैं तो ये आभास होता है कि ये एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, लेकिन हड़प्पा को यदि हम देखें तो ट्रेड ओरिएंटेड इकोनॉमी थी, जहाँ व्यापार मुख्य व्यवसाय था, जबकि वैदिक सभ्यता में कृषि मुख्य अर्थव्यवस्था का साधन था और उसके साथ साथ पशुपालन का भी काफ़ी महत्व था। जबकि हड़प्पा सभ्यता में इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड बहुत महत्वपूर्ण था और काफ़ी विदेशों के साथ उनका व्यापार होता था। ऐसा हमें साक्ष्य विभिन्न पुरातात्विक जो साक्ष्य मिले हैं उनसे मिलता है। तो द्वितीय अंतर अर्थव्यवस्था की जो कंडीशन है उनके आधार पर परिलक्षित होता है। तृतीय अंतर धातु प्रयोग के आधार पर कौन सी सभ्यता ने कौन सी धातु को प्रमुखता दी, इसके आधार पर भी इन दोनों सभ्यताओं के बीच स्पष्ट से अंतर मिलता है। वैदिक आर्यों का जब हम वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं तो उसमें काफ़ी जगह ऐसा विवरण आता है कि आर्य लोग लोहे का विस्तृत रूप से प्रयोग करते हैं, लेकिन हड़प्पा निवासी लोहे से परिचित नहीं थे, बल्कि ये तांबा और कांसे से परिचित थे। यही कारण है कि हड़प्पा सभ्यता को एक कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है, लेकिन ऐसा साक्ष्य वैदिक सभ्यता में नहीं मिलता कि वहाँ कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो वैदिक आर्य लोहे की धातु से परिचित थे, जबकि हड़प्पा के निवासी लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये भी कभी पूछे जाते हैं कि हड़प्पा कौन सी सभ्यता थी, तो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, कॉपर ब्रॉन्ज बेस्ड सिविलाइजेशन थी। चतुर्थ अंतर महत्वपूर्ण पशु के आधार पर। यदि हम पशुपालन में देखें तो वैदिक आर्यों के जीवन में घोड़े और गाय का बहुत महत्व था। द हॉर्स एंड काउ प्लेड ए डिसिसिव रोल इन आर्यन सिविलाइजेशन, लेकिन हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के बहुत कम अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकोटड़ा जैसी जगह से कुछ हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, टेरिकोटा जैसी कुछ मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो उनके आधार पर इतिहासकार पुरातत्ववेत्ता ये अनुमान लगाते हैं कि ये घोड़े के अवशेष हैं और घोड़े का प्रचलन था, लेकिन विस्तृत रूप से इसके विवरण नहीं मिलते। इस आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि घोड़ा उतना प्रसिद्ध नहीं था सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में, जितना वैदिक आर्यों के जीवन में प्रचलन था। वैदिक आर्यों का सबसे प्रिय पशु यदि कोई था तो घोड़ा था। यदि हम देखें सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में तो गायों का अंकन तो हमें उनकी जो मोहरें हैं, जो आयताकार वर्गाकार कई तरह की बनी हुई थी, उनमें प्राप्त नहीं होते, लेकिन वृषभ का मुद्राओं पर अंकन मिलता है, बैल का, सांड का काफ़ी अंकन मिलता है। उनकी जो मोहरें हैं जो सबसे ज़्यादा सील की बनी हुई थी, उन पर काफ़ी साक्ष्य, काफ़ी चित्र वृषभ को मिलते हैं। तो सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में वृषभ पशु का प्रधानता थी और उन्हीं का सबसे ज़्यादा मोहरों पे अंकन मिलता है। तो पशु के आधार पे इनमें मूलभूत अंतर यही था। वैदिक आर्यों का मुख्य जो पशु है वो घोड़े और गाय हुआ करती थी, लेकिन
हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मुख्य पशु वृषभ था, यूनिकॉर्न बैल था, एक सींग के बैल का सबसे ज़्यादा अंकन मिलता है। तो एक श्रृंगी जो बैल है, वृषभ है, वह सिंधु सभ्यता के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण पशु था। पांचवा अंतर हम देखते हैं लेखन कला के आधार पर अंतर। वैदिक सभ्यता में यदि हम देखें तो लेखन कला का अभाव था। इसी कारण ऋषि मुनियों ने जो महान वैदिक साहित्य लिखा, उसकी परंपरा को एक ऋषि मुनि से अपने शिष्यों के माध्यम से अगली पीढ़ी को स्थानांतरित किया गया। तो सारा वैदिक साहित्य सुनाकर याद रखा गया, इसलिए उनको एक श्रुति आधारित साहित्य कहते हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में लिपि का प्रचलन था। लिपि को पढ़ा नहीं गया, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन लिपि का प्रचलन अवश्य था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं वैदिक सभ्यता में लिपि के प्रचलन के अवशेष प्राप्त नहीं होते, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में स्पष्टतः लिपि का प्रचलन था। और उनकी जो लिपि थी उनको बुस्ट्रोफेदन लिपि कहते हैं। बुस्ट्रोफेदन लिपि कहा जाता है, जिसको पढ़ने का काफ़ी विद्वान लोगों ने प्रयास किया, लेकिन अभी तक पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसी कारण इसके बारे में हमें पर्याप्त जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। तो लेखन कला के आधार पर मुख्य अंतर यह था। पॉइंट नंबर 5, धार्मिक उपासना के आधार पर क्या अंतर था। वैदिक सभ्यता में मातृ देवी, लिंग पूजा, मूर्ति पूजा और योग के प्रचलन का प्रायः अभाव दिखाई देता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में यदि हम देखें तो उनकी पुरातात्विक सामग्री से, उनकी मूर्तियों से, उनकी जो मोहरें हैं उनसे लिंग पूजा, मूर्ति पूजा, योग विद्या, मातृ देवी, श्रभ पूजा, इनके स्पष्ट से उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जबकि वैदिक सभ्यता में ऐसा उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता है। पॉइंट नंबर 6, यज्ञ के प्रचलन के आधार पर हम अंतर देखते हैं। वैदिक सभ्यता में यदि हम देखें तो यज्ञों की बहुत प्रधानता हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में तो यज्ञ बहुत बड़े बड़े खर्चीले होने लग गए थे। यहाँ तक कि यज्ञ संपादित करवाने के लिए अंत तक आते आते 17 पुरोहितों की आवश्यकता होने लग गई थी। यदि यज्ञ में पुरोहित किसी प्रकार का श्राप देता था तो जो सारा प्रयास किया गया, जो जितना धर्म किया गया, वो सारा खराब हो जाता था। तो वैदिक सभ्यता यज्ञों की प्रधानता हो गई थी। राजसूय, वाजपेयी, कई प्रकार के यज्ञ किए जाने लग गए थे, जो महीनों वर्ष तक भी चलते रहते थे। हड़प्पा सभ्यता में यज्ञों के बारे में अभी इतिहासकारों में मतभेद है। कालीबंगा जैसे स्थलों से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। उनके आधार पर कुछ पुरातत्ववेदा ये अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में भी यज्ञों का प्रचलन था, लेकिन बहुत कम जगहों पे इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। इसलिए ऐसा स्पष्ट रूप से कहना मुश्किल है कि यहाँ पे यज्ञों का बड़ी मात्रा में प्रचलन था। यहाँ पे भी बहुत कम मात्रा में यज्ञों का प्रचलन था। पॉइंट नंबर 7, समाज में लिंग प्रधानता के आधार पर क्या अंतर है। हड़प्पा सभ्यता का जो समाज है वो फीमेल डोमिनेट सोसाइटी थी, स्त्रियों की प्रधानता थी। ऐसा अनुमान हम वहाँ की जो मूर्तियाँ मिलती हैं, मातृ देवी की जो मूर्तियाँ हैं, वो जो सर्वाधिक मात्रा में मिली हैं, तो उससे ये अनुमान लगता है कि हड़प्पा सभ्यता फीमेल डोमिनेट सोसाइटी थी। जबकि वैदिक आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक समाज था, जिसके वैदिक काल में स्त्रियों को काफ़ी अधिकार थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते उनके काफ़ी अधिकारों से उनको वंचित कर दिया जाता है। तो लिंग के आधार पर हड़प्पा समाज मातृसत्तात्मक समाज, जबकि वैदिक आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक समाज था। मूर्ति पूजा के आधार पर अंतर, आर्य सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा का प्रचलन था। और मूर्ति पूजा की शुरुआत भारत में एक तरीके से हड़प्पा सभ्यता से ही मानी जाती है। और मूर्ति पूजा में भी मातृ देवी की पूजा सबसे पहले शुरू हुई। शायद इसके लिए ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में पृथ्वी की तुलना माता से की गई और पृथ्वी को ही एक माता के रूप में माना गया, उर्वरता की देवी माना गया। व्यक्ति के उदर की पूर्ति का माध्यम पृथ्वी थी, इसलिए पृथ्वी को माता का रूप दिया गया और माता की सबसे पहली पूजा शुरू की गई। तो हमें सिंधु सभ्यता से मूर्ति पूजा के प्रचलन के स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पॉइंट नंबर 9,
हड़प्पा सभ्यता के लोग मछली का सेवन करते थे, लेकिन आर्यों के जीवन में मछली का सेवन वर्जित था। तो ये पशु विशेष या जीव विशेष के खाने के आधार पर इनमें बेसिक डिफरेंस है। पॉइंट नंबर 7, जानकारी के आधार क्या हैं, उनके आधार पे हम अंतर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का जो स्रोत है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स बेस्ड सिविलाइजेशन है। इसके लिए हमें पुरातात्विक स्रोतों पे आश्रित रहना होता है, लेकिन वैदिक सभ्यता के ऐसे कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्स हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। तो फिर वैदिक सभ्यता का हमें आभास कहाँ से होता है, ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसके लिए विस्तृत लिटरेचर हमारे पास उपलब्ध है और इस लिटरेचर को कहा जाता है वैदिक साहित्य, वेद कहा जाता है। तो वैदिक सभ्यता लिटरेचर बेस्ड सोसाइटी है, जबकि हड़प्पा सभ्यता आर्कियोलॉजिकल सोर्स बेस्ड सिविलाइजेशन है। पॉइंट नंबर 11, हड़प्पा के लोग लंबाई में छोटे और रंग की दृष्टि से काले थे, लेकिन आर्य लंबाई की दृष्टि से लंबे और रंग की दृष्टि से गोरे थे। हड़प्पन वर शॉर्ट स्टेचर बट ब्लैक, आर्यन वर टॉल एंड हैंडसम। तो आर्य रंग की दृष्टि से गोरे थे और लंबाई की दृष्टि से लंबे थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष हैं उनसे यह आभास होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कद में छोटे थे और रंग की दृष्टि से काले थे। तो इस प्रकार ये रंग की दृष्टि से इनमें अंतर हुआ। पॉइंट नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो मुख्य पहनावा था, जो मुख्य वस्त्र है, उनके आधार पे हम अंतर देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य वस्त्र कपास था, लेकिन वैदिक आर्यों का मुख्य वस्त्र ऊनी थे। कॉटन वाज द बेसिक फैब्रिक ऑफ हड़प्पन्स व्हाइल द आर्यन पुट ऑन वुलन गारमेंट्स। तो ये पहनने वाले कपड़ों के आधार पे इनमें क्या अंतर है, ये हमने देखा। हड़प्पा सभ्यता में मुख्य वस्त्र कपास थे और कपास की खेती करने का सबसे पहले श्रेय यदि दुनिया की किसी सिविलाइजेशन को जाता है तो वो हड़प्पन लोग थे, जिन्होंने कपास की सबसे पहले खेती शुरू की। वैदिक आर्यों के लिए मुख्य वस्त्र ऊनी थे। पॉइंट नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता के विदेशों से व्यापारिक संबंधों के साक्ष्य पूर्ण रूप से हमें प्राप्त हैं, लेकिन वैदिक सभ्यता से इस प्रकार के कोई साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, जबकि वैदिक सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय लोग थे। ऐसा इनके जो हथियार हैं, इनके तलवार हैं, उनसे पता लगता है। ऐसा नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता से युद्ध के हथियार नहीं मिलते हैं, लेकिन वो प्रारंभिक अवस्था के उपकरण हैं, तो उससे ये आभास होता है कि इन्होंने आत्म सुरक्षा में काम में लिए होंगे, युद्ध की दृष्टि से इनको काम में नहीं लिया। लेकिन वैदिक सभ्यता में जो विवरण प्राप्त होता है हथियारों का, उनसे आभास होता है कि इन्होंने काफ़ी विकसित हथियार बनाए और घोड़े का इनके जीवन में महत्व युद्धों के कारण ही था, जो युद्धों में इनमें लड़ने के लिए इनको काफ़ी काम आता था। तो इसलिए अश्व पालन का जो महत्वपूर्ण स्थान है, उसका कारण भी इनका युद्ध प्रिय होना है। ये हमने महत्वपूर्ण 14 अंतर इसमें देखे हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।